बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वो इमरान खान जब सियासत में आए तो आकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उसमें से एक बात हमेशा जो दोहराते भी रहे हैं, बहुत कन्विंसिंगली लोगों को बताते भी रहे हैं, अपनी आवाम को बताते रहे हैं कि भाई मैं वो इमरान खान हूँ जिसने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर की इस्तिलाह को इंट्रोड्यूस किया था। फाइन, वी डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट फ्रॉम इमरान खान अवे, बट उनका एक ये भी तर्ज सियासत रहा है कि वो हमेशा नवाज शरीफ का इस मामले में मजाक उड़ाते रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ तो कभी क्रिकेट जो है वो अपने एम्पायर्स के बगैर नहीं खेलते थे, चाहे जिमखाना में ही क्यों ना क्रिकेट खेलनी हो। हमने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा नवाज शरीफ के ऊपर इस बारे में तनकीद करते रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान तो छोड़े, सियासत के मैदान में भी इमरान खान जो है वो हमेशा नवाज शरीफ के बारे में कहते रहे हैं कि वो न्यूट्रल एम्पायर के साथ नहीं खेलते, हमेशा अपना एम्पायर लगाते हैं। वो एग्जैक्टली क्या कहते थे, पहले आप वो सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। अंपायर लेके आता था ग्राउंड में, एक अंपायर डिप्टी कमिश्नर, दूसरा अंपायर कमिश्नर, जब आउट होता था वो नो बॉल कर देते थे। तो तब से नवाज शरीफ को और नून लीग को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है। इनके लिए अच्छी अंपायरिंग तब है जब इनके अपने अंपायर खड़े हों। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इमरान खान साहब क्या कहते रहे हैं और उनका ये जो बयानिया था, ये जो नैरेटिव था, बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत पॉपुलर भी हुआ अनटिल NA-75 होता है, यानी डस्का का बाई इलेक्शन। जब डस्का का बाई इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उठा लिए जाते हैं। खैर, खूब शोर होता है, नून लीग अपना बहुत रोना रोती है, हुकूमत अपना रोना रोती है, यानी PTI अपना रोना रोती है। वो कहती है हम जीत रहे हैं, नून लीग कहती है हम जीत रहे हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि नून लीग जीत जाती है और PTI जो कि हुक्मरान जमात है वो इस बाई इलेक्शन में हार जाती है। फिर क्या होता है, रिपोर्ट मंजर आम पर आती है और रिपोर्ट जब मंजर आम पर आती है तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ इलेक्शन कराने वाले ROs हुकूमत के साथ मिले हुए थे, ना सिर्फ सिक्योरिटी देने वाली पुलिस हुकूमत के साथ मिली हुई थी, ना सिर्फ हुकूमत की जो लोकल इंतज़ामिया है वो अपनी हुकूमत के साथ मिली हुई थी, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान क्यों ना हो, चाहे वो उस्मान डार साहब क्यों ना हो, और साथ ही साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर है जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी कि इंतज़ामी तौर पर NA-75 डस्का का जो बाई इलेक्शन है, जो महाज है, उसको उन्होंने सिक्योर बनाना है, साफ़ और शफाफ रखना है, वो असिस्टेंट कमिश्नर भी पंजाब हुकूमत के साथ मिले होते हैं। पंजाब हुकूमत इटसेल्फ मिली हुई है। रिपोर्ट का एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला चीख चीख कर कह रहा है कि अपने अंपायर लगाकर खेलना किसे कहते हैं। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो NA-75 डस्का का जो बाई इलेक्शन था उसकी रिपोर्ट पढ़े, यानी कि मैदान भी अपना, फील्डर्स भी अपने, बॉलर्स भी अपने, बैट्समैन भी अपने, यहाँ तक कि अंपायर भी अपना, और फिर भी हार गए, फिर भी हुकूमत हार गई। आज के मेहमान आपके सामने रखूंगी जी। जमशेद चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जाफर इकबाल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से हैं वो। एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आई एम श्योर आपने खान साहब की बातें सुनी होंगी, अपने लीडर की बातें सुनी होंगी। आपके साथ जो हो रहा है, जो जुल्म सितम आपके ऊपर हो रहा है, उस पर मैं आऊँगी, बाद में आऊँगी, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि तुसी तो बहुत बुरे तरीके नाल हार गए। मतलब अब मैं क्या पूछूं आपसे NA-75 डस्का की रिपोर्ट के बारे में, जितना कम पूछूं, जितना कम बोलूं उसी को गनीमत जानिए। और आप बताइए कि मिलकर भी खेला और फिर भी हार गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात है, मुझे ना टॉपिक का पता था ना मैं रिपोर्ट पढ़ी है। रिपोर्ट पढ़ लेता तो अच्छा होता। मतलब इस वक्त बड़ा आर्ट सा लग रहा है मुझे। मैं जस्ट वो आपका इंट्रो सुन के तो परेशान हुआ हूँ कि मैंने पढ़ी नहीं है रिपोर्ट। लेकिन यह है कि देखें इसमें जो यू कैन से कि पहला जो इलेक्शन है वो जो कल अदम हुआ था, ये उसकी रिपोर्ट है, ये क्या है मुझे नहीं पता, पढ़ी नहीं मैंने। तो उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ है वहाँ पे, तो दूसरे इलेक्शन हमने अच्छे वोट लिए वहाँ पे। हम बोले बोले चीमा साहब बोले, जो आपका दिल करता है बोले। जाफर भाई होल्ड करें जी, बोल दें, बोले चीमा साहब, सुन रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1.5 महीना पहले एक इलेक्शन हुआ जो कल अदम करार पाया। ये रिपोर्ट उसकी है या मतलब उसी की होगी, फिर अदरवाइज तो मतलब आप कह लें कि दूसरी जो रिपोर्ट। लेकिन उसमें दो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि आपने साथ मिलाया और हार गए। वो मेरा पहला तो इलेक्शन हम मतलब जो अनाउंस हुआ था वो जीते थे, और दूसरा जो इलेक्शन जो अनाउंस हुआ तो उसमें हम हारे थे। आप कह रहे हैं कि लेकिन बड़े बड़े अच्छे वोट हमने लिए थे। कोई पहले को 57-58 हज़ार वोट था, बाद में हमारा को 90 हज़ार से ज़्यादा वोट था।
तो बाकी ये बात है कि हम तो सच्ची बात है ट्रांसपेरेंसी के साथ हैं। जो इलेक्शन वही होता है कि जिसको हर बंदा माने, जिसमें आप कह लें कि इत्फाक हो, जिसको मैंडेट को माना जाए। लिहाजा आप कह लें कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन प्रिवेल करे या अदारे प्रिवेल करें, इंतज़ामिया प्रिवेल करे, आर्मी प्रिवेल करे, कानून प्रिवेल करे, वो एक साहिब बात है, उस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऐसी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो ये मैं समझता हूँ ओवरऑल हम यहाँ देख रहे हैं कि तकरीबन मेरे पास जो है 133 है, तो 133 में आप कह लें कि 403 ब्लॉक कोड हैं, 402 ब्लॉक कोड हैं। 402 ब्लॉक कोड हैं, तो इसमें तकरीबन आप कह लें कि हर ब्लॉक कोड में कोई 40 से लेकर 50 वोट ऐसे हैं जो इस हल्के में लोग नहीं रहते लेकिन उनके वोट हैं, और कोई 40 से 50 लोग ऐसे हैं कि जो इस हल्के में रहते हैं लेकिन उनके वोट बाहर हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन कोई 18 से 20 हज़ार वोट ऐसा है जो इस हल्के में लोग रहते हैं लेकिन वोट उनके बाहर हैं, और 18 से 20 हज़ार वोट ऐसा है जो लोग रहते कहीं और हैं, वोट उनका इधर है। सो मैं समझता हूँ कि ये यू कैन से कि इलेक्शन कमीशन जो है ये बड़ा ही अच्छा होगा कि ओवरऑल ये जो वोटर लिस्टें इन पर भी काम करे, और ये जो आप कह लें कि एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन पे उस पर भी करे, फिर जो है इंतज़ामिया जो परफॉर्म करे और वहाँ पे कोई धांधली ना हो, कोई रिगिंग ना हो, उस पर भी परफॉर्म करें। मैं समझता हूँ कि ये हम हारें या जीतें, जमहूरियत को जीतना चाहिए, इलेक्शन को जीतना चाहिए, अवामी मैंडेट को, अवामी राय को जीतना चाहिए। और मज़ा तब है किसी भी बंदे को हुकूमत बनाने का, हुकूमत में रहने का, कि बाकी लोग उसका मैंडेट को माने। सो अगर वहाँ पे कोई रिपोर्ट ऐसी आई है और उस रिपोर्ट में कोई इंतज़ामिया का कसूर है, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इलेक्शन कमीशन के साथ हूँ। मैं तो उस रिपोर्ट के बनने पे खुश हूँगा। तो जो बाद में दूसरा हुआ वो ठीक हुआ तो ठीक है, दैट्स इट। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत मानने के कोई इशू नहीं ऐसा। हम कभी भी आप कह लें कि धांधली भी करें फिर उसका हिसाब ना दें, चुपे रहें, लोग धरना दे के बैठे रहें, हम चुपे रहें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। कभी वो जीतें कभी हम जीतें, वो होता रहे। जमहूरियत को या मैंडेट को प्रिवेल करना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे साथ बने रहिए, ऑपोजिशन के पास जाते हैं। जाफर इकबाल साहब, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो जमशेद चीमा साहब दिखा रहे हैं। रिपोर्ट इनके अगेंस्ट है, वो अलग बात है कि आई अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली मसरूफ हैं, इन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी व्हाट्सोएवर, लेकिन आपने तो पढ़ी है। जितनी बड़ी खबर मैं इसको समझ रही हूँ, और जितनी बड़ी खबर अभी इस टाइम पर जब 8 बजे के शो आएगा, 10 बजे का शो आएगा, सब लोग इस खबर को करने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि जिस तरीके से पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ एक बाई इलेक्शन, जस्ट वन बाई इलेक्शन NA-75 के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी, पूरा मैच फिक्स करके खेले, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए और PMLN जीत गई। आप उस खबर को उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से इंसाफ नहीं दे पाए हैं। एक लम्हे के लिए जाफर भाई, अगर आपने ये काम किया होता और ये रिपोर्ट आपके दौरे हुकूमत में आई होती, इमरान खान साहब आपका जीना दोभर कर देते। आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए। ये लोग बहुत आसानी से अपनी तमाम तर कोताहियां पिछली हुकूमतों पर डालते चले आ रहे हैं, लेकिन आप इस एक रिपोर्ट को ऑन नहीं कर पाए। सर, दिस इज योर फेलियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विनिश। पहली बात तो ये है कि हम ऑन नहीं कर पाए। हम तो मुअज्जब बने कि जब इन्होंने अपने ये कारनामे शुरू किए तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, पूरी क़यादत, और फिर हम इलेक्शन कमीशन तक गए, हम ही गए। ये रिपोर्ट हमारी वजह से आई। हमने इनका जो धौंस धांधली उस हलके के अंदर जितना पूरा दिन जो कुछ होता रहा, मेरा तो पड़ोस है, मैंने तो आंखों से सारा देखा है कि उस दिन क्या होता रहा। हम पीछे नहीं हटे, हम किसी से डरे नहीं। बहुत पर्चे, बहुत फायरिंग, हमें पुलिस की गाड़ियों में हमारे MNAs MPs को जो है वो डाला गया, हमें हलके से बाहर निकाला गया। हमने स्टैंड लिया। वोट को इज्जत दो की जो बात थी उसे लेके हम चले हैं। आप कैसे कहते हैं कि हमने इसे ऑन नहीं किया? हम तो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी आए और हमने वहां भी आके ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमने इस चीज को पूरा परसू किया। और आज जमशेद इकबाल चीमा साहब जितनी सादगी से कह रहे हैं, बात उतनी सादा नहीं है और ये ऐसे नहीं होगा। मुकाफात अमल है। इमरान खान साहब ने जो जो इल्ज़ाम लोगों पे लगाए, देखिए इल्ज़ाम, क्योंकि अगर तो बात इनकी सच होती है, भाई ये फरमा रहे थे धरना देना पड़ा, आपने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि मुख्तलिफ जगह पे इंतजामी अमूर या कोताहियाँ, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं सामने आई जिसमें आप ये कह सकें कि पोलिंग एजेंट्स को, अपना पोलिंग के अमले को अगवा किया और बाकायदा हुकूमती जो मशीरान हैं
जो सब्ज झंडा गाड़ी के सामने लगा के चलते हैं उन्होंने किया और फिर वो साबित हुआ। तो आज क्या साबित हुआ कि 2014 का धरना देने वाले खुद बहुत बड़े चोर हैं और असल चोर ये हैं और एम्पायर को भी साथ मिला के यही खेलने वाले हैं। 2014 के धरने में भी यही बात हो रही थी और आज फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा भी इसे डिसऑन करेंगी, उस्मान डार साहब भी डिसऑन करेंगे। फिरदौस साहिबा तो पता नहीं साहब ने तो बड़ा फिरदौस साहिबा तो पता नहीं किधर हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपकी पार्टी ने इसको उस तरीके से उन नहीं किया। कहाँ किसके क्या बयान आता है? इनकी गफलत है। मैं कह रहा हूँ कि ये जमशेद इकबाल चीमा साहब की गफलत है, लापरवाही है और ये सरफे नजर कर रहे हैं अपनी चोरियों से। और इसी तरह की चोरियां अभी आप वो देख लें, परवेज खटक साहब का केस लपेट दीजिए, पीछे डाल दीजिए, नैब उसके ऊपर नहीं आगे चलना चाहता। चौधरी बरादरान का केस, उसके तो ऊपर नैब भी की ये सवाब दी देना। नैब आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं चलेगा ना जाफर भाई, जो आपको काम करना आप लोग वो तो करें। हुकूमत पर तो हम सारे बैठ के तनकीद कर रहे हैं। देखें विनिश, नैब 100% मेरी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश वो है जो मैंने कानून पास करके बतौर पाकिस्तानी नैब चेयरमैन के हवाले किया है, वो मेरी ख्वाहिश है और मैं उसके लिए पे करता हूँ। चेयरमैन नैब भी मेरे से तनख्वाह लेता है, पूरा नैब का अमला। मैं रियासत पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान का आम शहरी हूँ। ये कैसे हो सकता है कि वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम ना करे? मेरी ख्वाहिश उससे अलावा कुछ नहीं है जो मैंने उन्हें इख्तियार दिया है और वो इख्तियार जाफर भाई एक सच सुनेंगे और हमने एक सच सुनेंगे। सर आपको बुरा तो बहुत लगेगा, मैं आपको कह रही हूँ एक सच सुनेंगे, आपको बुरा तो बहुत लगेगा। आप लोग हैं अशराफिया, आप लोग हैं हुक्मरान क्लास। जी जी सर, आप लोग हैं हुक्मरान क्लास, इंक्लूडिंग जमशेद चीमा साहब, इंक्लूडिंग ये बैरिस्टर साहब, ये जितने भी हो गए, आप लोग हैं एक पॉलिटिकल क्रीम। आप लोगों के मसले कुछ और हैं, लेकिन आम आवाम का मसला नैब नहीं है, आम आवाम का मसला इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। आम आवाम का मसला है वो महंगाई जिसको रोकने के लिए, रोकना तो दूर की बात, जिसको कम करने के लिए ऑपोजिशन हैज फेल्ड। आप लोग एक चीज की भी कीमत वापस नहीं कर पाए हैं सर। देखिए बिनिश, ओपोजिशन और अवाम हुकूमत के सामने एहतजाज कर सकते हैं। ये ओपोजिशन का शहबाज शरीफ का इख्तियार नहीं है, ये ख्वाजा साद रफीक का, ख्वाजा आसिफ साहब का इख्तियार नहीं है, ये शाहिद खान अब्बासी साहब का इख्तियार नहीं है कि वो इन चीज़ों को मैनेज करें। मैनेज हुकूमत ने करना है। हम उन्हें बता सकते हैं और हम हर महाज पे बताते हैं, सुबह शाम बताते हैं। हाँ, अगर ये जिम्मेदारी हमारी है तो इन्हें कहिए कि ज़रा तख्त से उतर जाएं, ये निकल जाएं, पीछे हट जाएं, ये ऐलान करें। जिस तरह अभी जमशेद इकबाल चीमा साहब ने अपनी हार मानी है कि हमने डस्का में जो किया गलत किया, तो इमरान खान साहब कहें कि मैं मंशूर पे अमल नहीं कर सका, मैंने झूठ बोले, मैं टीम सेट नहीं कर सका, मैं अवाम के पास दोबारा जाता हूँ। अवाम हमें चुनेगी, हम करके दिखाएंगे। जब 2013 में हमें चुना तब नवाज शरीफ ने ये काम करने थे, तब शहबाज शरीफ ने करने थे, शाहिद खान ने करने थे, एहसन इकबाल ने करने थे, साद रफीक ने करने थे। हम दौड़े नहीं, हमने करके दिखाया और प्रैक्टिकली करके दिखाया और लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया, इसीलिए हम इलेक्शन में जीते हैं। ओके जाफर भाई, इस टाइम पर मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये जो 3 विंडोज देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की मुल्की सियासत की जो सूरत हाल है वो भी यही है। जिस चिल और जिस कंपोजर के साथ हुक्मरान जमात बैठी है ना, कि उनको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्टें आती हैं उनके खिलाफ कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटिस आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि वो अपने जोन में बहुत सिक्योर हैं। और अगर मैं अपोजिशन की बात करूं तो उनके क्या हालात है वो भी आप इस शो के जरिए देख ही रहे हैं। तो यही सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। जरा दूसरी अपोजिशन को भी शामिल कर लेते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बैरिस्टर साहब, आप पेशे के एतबार से एक वकील भी हैं। NS-75 डस्का में जो हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई, इखलाकी तौर पर मैं बात नहीं कर रही, बिकॉज मॉरली तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता ना, और मैं हमेशा कहती हूँ जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है, क्योंकि मॉरली तो देखा जाए जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट का नाम आया है, जिस तरीके से इल्ज़ामात आए हैं, मैं तो समझती हूँ कि उस्मान बुज़दार को तो फ़ौरन चुप करके रिज़ाइन करके अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सर, लीगल ऑप्शंस क्या हैं? कौन से वो ऑप्शंस हैं जो PMLN या फॉर दैट मैटर रियासत अडॉप्ट कर सकती है? देखिए, फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के पास पूरे इख्तियारात हैं। ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद भी और पंजाब के भी फौरी तौर पे एक तो इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं जितने ऑफिसर्स हैं, और अगर वो इन्हें सस्पेंड करते हैं उसके बाद इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस भी
शुरू किया जा सकता है इंक्वायरी के मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि जो डिप्टी सेक्रेटरी वहाँ पे गए थे वो कोई अपने स्टेक के लिए तो नहीं गए थे, ना कोई उनका कोई लगता वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा था। बहरहाल ये सियासी हुकूमत की मर्जी थी। तो अगर ये जब उनके खिलाफ केस होगा तो ये ब्यूरोक्रेसी के कोई पाँव नहीं होते, इन वो वादा माफ गवाह बनेंगे और वो फौरी तौर पे बता देंगे कि ये कौन से पारसा थे जो 4 सीटों के लिए तो निकले थे धांधली के खिलाफ, पूरे मुल्क को घेराव जलाओ करने, धरने देने, मुल्क का निज़ाम बंद करने, मुल्क को ख़त्म करने, पार्लियामान पे लानते भेजने, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने, सब कुछ कर रहे थे। टीवी चैनल्स पे हमला हो जी, 4 सीटें 4 सीटें 4 सीटें। अब पता चला है कि जिस इलेक्शन के ज़रिए आए आरटीएस सिस्टम बिठा के, वो धांधली की बदतरीन मिसाल था। और उसके बाद इन्होंने जो किया कि बुजदार जैसे बंदों के भी देखे पर निकल आए हैं कि वो भी अब धांधली करवाने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को इन जो भी ऑफिसर्स आए हैं, वैसे वो जो है पिछले इलेक्शन वाली बात, आरटीएस वाली जो बात है वो तो प्रूफ नहीं हुई, लेकिन NA-75 जो डस्का है ये तो प्रूफ हो गया ना, रिपोर्ट आ गई। क्या इलेक्शन चुराने पर आर्टिकल 6 नहीं लगता? जस्ट आस्किंग। नहीं, आर्टिकल 6 तो फिर बड़ा लगता है। फिर बिनिश में बात करूं तो 1990 के इलेक्शन जो चोरी हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अवाम का हक के हाकमियत पे डाका डाला गया था। और ख़ुद माना था ISI चीफ असद दुरानी ने, हमीद गुल ने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर में हम जब रोते हैं ना कि EVMs नहीं से ठीक करेंगी, आप जो मर्जी मशीन को तो जो आप ऑपरेट करेंगे वही निकालेगी वहाँ से, मशीनें नहीं ठीक करेंगी। यहाँ पे माइंडसेट तब्दील करने पड़ेंगे कि लोगों का जो हक के हाकमियत है वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे, ये पार्लियामान बुनियादी हक देता, एक आइन देता है कि वो बैठे। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन पहली दफ़ा बिनिश ज़रा दलेर नज़र आता है कि उसने इंक्वायरी की है इस मौजूदा हुकूमत की धमकियों के बावजूद। आजम स्वाति कहता है, मुझे तो पता है आप सपोर्ट दें, हम तो पूरी दे रहे हैं। आजम स्वाति जहाँ पे वफाकी वज़रा कहें जला दो, मैं हमला करूंगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर कहे, कैबिनेट एक आईनी इदारे के ऊपर हमला करने की बातें करे और कोई सो मोटो ना ले, ये बदकिस्मती है। मैं समझता हूं हम तो खड़े हैं, अपोजिशन खड़ी है और आज भी जो फैसला हुआ है अपोजिशन को खड़ा होना है इदारों की सरबुलंदी के लिए। साखियों की तलाश में ना रहें, आप खुद अपने हम तो खड़े हैं जी, हम तो खड़े हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक हकीकत। खैर जी, मुझे एक ब्रेक लेना और ब्रेक के बाद ऑब्वियसली हम इस पर बात करेंगे कि अप्रैल 2021 में एक तंजीम जो कि कलअदम हुई थी जिसका नाम है तहरीके लब्बैक, वो अब कलअदम नहीं रही है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जमशेद चीमा साहब हैं मेरे साथ, जाफर इकबाल साहब हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं, तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमशेद भाई, तहरीके लब्बैक एक हकीकत बन चुकी है, अब हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, अब हम उनको कवरेज दे सकते हैं, हम उनके नुमाइंदगान को अपने पॉलिटिकल शोज़ में बुला सकते हैं क्योंकि वो एक हकीकत बन गई है। लेकिन सर मुद्दा वही है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को बैन क्यों किया गया? क्योंकि फवाद चौधरी साहब आए थे और हमें बता रहे थे कि भारतीय फंडेड तंजीम है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा है, जो भारतीय नैरेटिव है उसको पाकिस्तान में जो है मजीद फैलाती है। अगर ये रीज़न थी तो फिर बैन क्यों हटाया गया? और अगर ये रीज़न नहीं थी और आप लोग उनके धरने से, उनके एहतजाज से डर गए सर, तो सर जवाब तो देना पड़ेगा कि अगर वो भारतीय फंडेड तंजीम नहीं थी तो उन पर ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्या उसके नतीजे में इस काबीना के अगेंस्ट, फवाद चौधरी के अगेंस्ट कुछ होगा? कोई ना कोई तो अकाउंटेबल ठहरेगा ना इस पूरी सिचुएशन का, कलअदम करने के लिए भी और कलअदम ना करने के लिए भी। नहीं, इसमें देखिए बेनिश, इसमें पहली बात तो ये कि तहरीके लब्बैक आप कह लें कि बड़ा ही मुकद्दस यू कैन से कि एक काज है जो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। और इस बात पे मैं समझता हूँ कोई भी ठेकेदार नहीं है इसका नामूस रिसालत का। ये जितने भी इस मुल्क में पाकिस्तानी हैं सारे के सारे इसके ठेकेदार हैं, हुकूमत भी और अवाम भी और गरीब भी, अमीर भी, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी, थोड़ा पढ़ा लिखा भी। इसमें ये मेजरमेंट या आप कह लें कि एक इसकी कस्टोडियनशिप लेना ये शायद मुनासिब नहीं है। बाकी ये बात है कि इसमें जब भी कहीं सड़क बनती है, कहीं मोटरवे बनती है, कोई शहर बनता है, पुल बनता है, तरक्की की अलामत होती है।
और जो लोग सड़कों को रोक के बैठ जाएं हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते, तो आप कह लें कि डज नॉट मेक सेंस। ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। मैं समझता हूँ कि ये यू कैन से कि आपने एहतजाज करना है, किसी भी पार्क में बैठें, किसी बिल्डिंग के सामने बैठें कि जहाँ पे एक सिम्बालिकली जहाँ से आपके खिलाफ कोई फैसला हुआ है या जहाँ कोई गलत काम हो रहा है उसके सामने बैठें। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा लाहौर बंद कर दें, पूरा मतलब इस्लाम पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, मोटरवे बंद कर दें, GT रोड बंद कर दें और कई दिन के लिए बंद कर दें। ये अगर इस तरह करते रहेंगे तो फिर तो नहीं सर्वाइव करेंगे। ये मतलब हुकूमत हमारी हो या किसी भी और की हो, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। सो अब जो आप पहले बहाली की वजह बनी वो ये है कि जनाब हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो मेन स्ट्रीम में आना लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली देखें इस वक्त जो मजहबी तबका है, मजहबी तबके में जमात इस्लामी थी, फजल रहमान थे, क्या नाम है ये नूरानी साहब थे, सारे ही आलमोस्ट यू कैन से कि नहीं सर्वाइव नहीं कर सके। जो सर्वाइव नहीं कर सके तो एक खला सियासत में मौजूद है। खला जो है, खला मैं समझता कभी भी अच्छा नहीं होता। इस मुल्क में बड़े लोग मजहबी हैं, यहाँ पे मतलब कई लाख लोग जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ाते हैं या खड़े होकर तकरीर करते हैं, वो इस मुल्क के लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं। सो आप कह लें कि उनके लिए कोई स्पेस देनी ज़रूरी है, ये जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक है। लेकिन अगर फिर वो वही काम करते हैं, सड़कें बंद करना, बाकी चीज़ें तरक्की के रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो फिर दोबारा वो हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे। बाकी ये है कि जो फंडिंग की आपने बात की, फंडिंग के हवाले से मैं समझता हूँ बड़ी जमातों में आपको नहीं पता लगता फंडिंग कहाँ से आ रही है। लेकिन जहाँ कहीं भी मुल्क को नुकसान पहुँचता है वहाँ इंडिया किसी न किसी तरीके से फंडिंग पहुँचाता है, या जो भी आपके मुखालिफ होते हैं पहुँचाते हैं। सो उसमें एब्सोल्यूट नहीं कहा जा सकता ये इंडियन फंडिंग है या किस हाजी साहब के थ्रू आई है या किस आप कह लें पाकिस्तानी साहब के थ्रू आई है। मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक वालों के लिए मुमकिन नहीं है उसे आइडेंटिफाई करना, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं से नहीं आई। सो ये एक आप कह लें कि ओपिनियन अपनी अपनी या एक हकीकत होते हुए भी आप कह लें मासूमियत मौजूद है, या मैं ये कह लूँ कि अपनी अपनी कन्वीनियंस है। आप कह रहे हैं ना अपनी अपनी ओपिनियन है, मैं ये समझूं कि अपनी अपनी कन्वीनियंस है हर पॉलिटिकल पार्टी की। नहीं, मैं कन्वीनियंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हकीकत होते हुए भी हो सकता है कि तरीके लब्बैक के लोगों को ना पता हो, और ये भी हो सकता है कि तरीके लब्बैक को पता हो और हकीकत ना हो, मतलब कोई डिफरेंट चीज़ हो। वो आप कह लें कि पता नहीं चलता कि कहाँ से देखें, मतलब यहाँ खाना भी लोग पहुँचा रहे थे, पैसे भी पहुँचा रहे थे, जो पहुँचा रहे थे वो तो पाकिस्तानी थे ना, तो उनके थ्रू पीछे कहाँ से आए ये तो नहीं पता लगता किसी को। सो मैं समझता हूँ कि उस बात को इतना संजीदा नहीं है, लेकिन अगर सड़क बंद करना ये एक संजीदा मामला है, जो एक्शन है वो एक संजीदा मामला है। सो मैं तवक्को करता हूँ लीडरशिप जो है तहरीक लब्बैक की कि वो आइंदा ये काम ना करें, और कोई भी पार्टी ये काम जो है स्पेशली लॉन्ग टर्म बेसिस पे तरक्की की अलामतों का ना रोकें। रास्ता रोकना कहीं भी इस्लाम में या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त नहीं दी, नामूस रिसालत के परवाने ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, राब्ते रखने चाहिए जी, सियासत में भी रखने चाहिए और मौजूदा सियासत में तो बिल्कुल रखने चाहिए। जाफर भाई, ये जो आप हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप खुश हैं इस बात से कि जो तहरीक लब्बैक है अब वो कलअदम नहीं रही? इसलिए क्योंकि मैं शाहिद खान अब्बासी साहब को सुन रही थी और नेशनल टीवी पर सुन रही थी, और वो नेशनल टीवी पर आकर बोल रहे थे कि भाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है तो फिर नून लीग भी कर सकती है। सो आर यू हैप्पी अबाउट दिस न्यूज़ सर? पहले तो मैं जमशेद चीमा साहब की जो नए पाकिस्तान के अंदर बदली हुई सोच है, हमें तो लग रहा था कि पाकिस्तान नया नहीं बदलेगा, नया नहीं बनेगा, बदल नहीं सकेगा, लेकिन आज तो मैं हैरान हूँ। और मैं सहारा लूँगा एक शेर का मुजफ्फर वारसी साहब के कि अपने दिल की स्याही को कहाँ छुपाओगे चीमा साहब और तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान के नाम, कि अपने दिल की स्याही को कहाँ छुपाओगे, तुमसे कहा था उजालों से प्यार मत करना। अब ये कैसे अच्छे बयान हैं कि सड़कें बंद करना और मुल्क की तरक्की में जहाँ रुकावट डाली जा रही हो वहाँ ये खदशा हो सकता है कि भारत जो है वो फंडिंग कर रहा हो। तो 2018 से पहले भी सड़कें बंद हुई, 2018 से पहले भी मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश की गई। चौसब कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हम पार्लियामेंट के सामने जाकर बैठे बात नहीं की। आपके कायद और आज के वजीर आजम सर ना इमरान खान साहब ने कहा सर कभी नहीं हुई। सुन ले ना चीमा साहब, हौसला करो। हुई नहीं। मैं जाऊंगा और इस्लामाबाद बंद करूंगा, मैं फलां तारीख को लाहौर बंद करूंगा। नहीं किया ना जी, आपने किया।
आपने पार्लिमान को बंद किया, ना, ना, ना। आपने वजारत दाखिला को बंद किया। पार्लिमान सिंबल था, पार्लिमान धांधली का सिंबल था, बंद किया। चीमा साहब हौसला। मेरा रास्ता रोका आम शहरी जाफर इकबाल का। मैंने अपने पार्लियामेंट लॉजिस से निकल नहीं सकता था। आपने दरियां बिछाई, आपने कब्रें खोदी, आपने कफन तैयार किए, आपने पीटीवी के ऊपर कब्जा किया, आपने वजीर आजम हाउस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। आपके वजीर दाखिला जो आज हैं जनाब शेख रशीद साहब, वो कहते थे आग लगा दो, मार दो, जला दो। आज आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? आज सड़कें बंद करना, मैं आज गुजर के आया हूं चनाब पुल और जेलम पुल, आपने खंदकें खोदी। आप सड़कें बनाने के तो खिलाफ थे ही, लेकिन खुदारा जो बनी हुई हैं वो तो ना उखाड़े। जेलम का पुल टूटा हुआ है सारा, खंदकें खुदी हुई हैं सड़कों के ऊपर। ये काम आज आपने करके दिया, और अब आप कभी इधर पांव रखते हैं, कभी उधर पांव रखते हैं। जाफर भाई, पीएमएलएन इज हैप्पी और नॉट? तहरीके बैन लिफ्ट हो गया, मुझे इसका जवाब दे दें। पीएमएलएन खुश है कि नहीं है? जी मैं जवाब देता हूं, बिनिश जवाब देता हूं। इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, पीपल्स पार्टी से भी बात करनी है जी, जल्दी करें, जवाब दें सर। इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक जिसे इलेक्शन लड़ने का हक है, मैं उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकता हूं। जिसे वोट देने का हक है, मैं उसे वोट मांग सकता हूं। आप अनबैन होने पर, बैन हटने पर खुश हैं सर? यस और नो, हाँ कि ना? मैं 11 पुलिस वालों के शहीद होने पे अफसुर्दा हूं। मैं सैकड़ों तहरीके लब्बैक के लोगों के शहीद होने पे अफसुर्दा हूं। तहरीके लब्बैक के हवाले से आप अपनी अंदर की खुशी हमें नहीं बताएंगे जाफर भाई, ये ज्यादती करेंगे आप। चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं कि वो कितने खुश हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जमशेद चीमा, जाफर इकबाल, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या खुश है तहरीक लब्बैक के करंट स्टेटस से? क्योंकि अच्छा, मुझे वैसे ये पता नहीं है कि आप सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करने की पोजीशन में है कि नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा संजीदगी की सियासत समझती है, और जहाँ पे रियासत के लिए ख़तरात हों वहाँ पे तो बहुत संजीदा होना चाहिए। हाँ। हमारा तो सवाल ये है कि अगर वो तंजीम कोई दहशतगर्द तंजीम थी, भारत से उसे फंडिंग होती थी और रियासत के लिए ख़तरा था, जैसे कि वफाकी हुकूमत के तर्जुमान, वज़रा इत्तलात और फिर दाखिला अमूर के वज़ीर कहते थे, तो फिर ये रातों रात क्या हुआ कि उनके बारे में इतनी नरमी आ गई? पहली बात यह है कि जो भी एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है उस एग्रीमेंट को मंजर आम पे लाया जाए। हम ये सवाल करते हैं कि अगर आज आपने पुलिस के इतने जवानों ने शहादतें दी हैं और इतना मुल्क के अंदर फसाद हुआ है, कल को उस पुलिस फोर्स को कैसे खड़ा करेंगे किसी तरफ? दूसरा बड़ा सवाल जो रियासत के लिए पैदा ये होता है कि जब आपकी रियासत और आपकी फ़ौज और आपके लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसीज और इदारे एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें आपने एक प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उसके तहत बहुत सी तंजीमों को आपने कलअदम करार दिया है। अब अगर आप एकदम से किसी को कलअदम करार दें और अपनी ही मर्जी से, और सालिस कौन बनाते हैं? मुल्क के बिजनेसमैन जी, बिल्डर्स। अगर इनके कहने पे आपने मुल्क के नेशनल एक्शन प्लान जो आपकी नेशनल असेंबली ने और सिक्योरिटी इदारों ने बनाया है, उसे आप उसका बेड़ा गर्क करके, सत्यानाश करके रातों रात एक फ़ैसला कर देते, तो फिर आपने 70-72 के तंजीमें के करीब तंजीमें कलअदम करार दी हैं। उनके लिए आप कौन से कानून को लागू करेंगे? तो हम ना तो खुश और ना नाराज़, हम रियासत की अथॉरिटी चाहते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए, समाज वही फलते फूलते हैं वहाँ जहाँ पे सियासी जमातें सियासत करें। बदकिस्मती से एक प्रेशर ग्रुप उठा था पीटीआई की सूरत में, उन्होंने सड़कें बंद की थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घेराव जलाव किया था, उन्होंने पार्लिमान पे लानते भेजी थी, अदालत के ऊपर। तो यही है ना, कोई कायदा कानून नहीं है, माइट इज राइट। नहीं, तो अगर कायदा कानून नहीं है बिनेश, तो हमें आंखें तो बंद नहीं ना करनी, हमें तो बोलना है, कोई माने या ना माने। कल तक आपने प्रेशर ग्रुप बन के बताया कि प्रेशर ग्रुप के जरिए हुकूमत हासिल की जा सकती है। आज हर प्रेशर ग्रुप
धरना देना चाहता है। पीपल्स पार्टी आपके भी धरने के खिलाफ थी, पीपल्स पार्टी आज के धरने के भी खिलाफ है। फंडिंग कौन करता रहा हमें नहीं पता, लेकिन फैजाबाद में हमने पैसे बढ़ते हुए भी देखे। वो कौन थे, इसकी इंक्वायरी किसने करनी है, कौन करेगा, कब करेगा, जवाब कब देगा, हमें नहीं पता। सबसे ज़रूरी है कि मुआहदे को मंजर आम पे लाएं और ये पंजाब का दूसरे सूबों के साथ मुवाजना करें। बेनिश, अगर ये पंजाब और सेंट्रल पंजाब ना होता, ये बलूचिस्तान के अंदर कोई करते, तो फिर आपका सरबराह कहता रॉकेट है, उड़ेगा और मार देगा, और मार दिया जाएगा मुल्क का साबिक वजीर दिफा, कोई नहीं पूछेगा। सेंट्रल पंजाब को इस तरह ना करें कि यहां से उठने वाले लोग कत्लो गारत भी करें तो माफी, यहां के लीडर जेलों से फरार भी हो जाए तो माफी, लेकिन दूसरे सूबे वालों के लिए बंदूक, मौत, फांसी का फंदा, गोलियां और गद्दारी के सर्टिफिकेट। अब बस करें, अगर इस वफाक को बचाना है तो नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत चलना पड़ेगा। बस करें बैरिस्टर साहब, क्या रुलाएंगे? ये मतलब आप ये किस पाकिस्तान का नक्शा में बता रहे हैं कि ये करना है, उसका जिसके लिए हमने जाने दी है, हमने जद्दोजहद की है जनाब। साहब NA 133, मतलब अफसोस करूं, ताज़ियत करूं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ओवर एंड डन एंड डस्टेड? क्या मैसेज देंगे आप वहां के वोटर को, अपनी आवाम को, कि किसको आप सपोर्ट करें? जरा बताएं अपना स्टेटस। देखें, हम तो अदालत में हैं और अदालत से हमें उम्मीद है कि वो हमें अलाउ करेगी, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद पे किसी को मैंडेट से, क्योंकि जमहूरियत बेसिकली आप कह लें कि इसमें आप आसानी पैदा करते हैं या फ्लेक्सिबिलिटी जो भी है, ये जो आपकी डिस्क्रिशन है वो इलेक्शन लड़ने के लिए होती है, ना कि इलेक्शन रोकने के लिए। सो मैं समझता हूँ कि फिर यह है कि कोई गैर संजीदा पार्टी तो है नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रख के तो आप मीनिंगलेस करते हैं इलेक्शन को। इट्स नॉट मैटर ऑफ मी, इट्स मैटर ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी। सो मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई बैठे हैं यहाँ, इनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, की भी है, कि अपना इतराज़ वापस लें। कोई हमने ना मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना चोरी की है, ना हमारी कोई जायदादें बाहर हैं, ना हमारे पास कोई कामा है। इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक, और टेक्निकल मिस्टेक जो है इसको अदालत में भी हम हैं। सो इट मस्ट बी रिमूव्ड और फ्री एंड फेयर, जिस तरह हम बात करें कि इलेक्शन जो है होना चाहिए, और उसमें इनका ख्याल है कि बहुत पॉपुलर है, वो सामने आ जाए। अगर टेक्निकल एरर दूर नहीं होता तो फिर आपका प्लान बी क्या है, बता दें मुझे आज। देखिए, सियासतदान ने तो जब हमें नहीं, देखिए मैं कई साल से, मुझे आलमोस्ट 15 साल हो गए मैं सियासत करता हूँ, तो हमें कब पता था कि हमने वज़ीर बनना है, फेडरल मिनिस्टर बनना है, हमें कब पता था कि हमने MNA बनना है? उस वक्त कुछ भी नहीं था, फिर भी हम अवामी खिदमत करते थे। अगर मतलब बने हैं तो उसके बाद भी अवामी खिदमत करनी है। हम तो हल्के में हैं, हम आज भी काम कर रहे हैं, आज भी जलसे कर रहे हैं, आज भी लोगों को काम कर रहे हैं, वो हमने करते रहना है। सो हमारे लोग जो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ उन्हें रहना है। जाफर भाई आपके लिए 30 सेकंड्स, आई हैव टू क्लोज। 30 सेकंड्स मुझे भी। जो बात लूटी हुई दौलत वापस लाने के दावे थे, तो इनका वज़ीर आज़म भी दरख्वास्त कर रहा है कि जी जो कारोबारी लोग हैं पैसे वापस करें। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, दरख्वास्तें नहीं कबूल होती, आपको अकल, दानिश, समझदारी और प्रैक्टिकली सियासत करनी है। अज तरलियां ते आ गए हो, जरा चीनी का भी तरला कर लो, सस्ती हो जाए, थोड़ा जा पेट्रोल का भी तरला कर लो, सस्ता हो जाए, कुछ दवाइयां का भी तरला कर लो। जी मैं कह रहा 55,000 बोरी दे दो, 55,000 बोरी दे दो। अब आप तो आगे भी आ रहे हैं, 55,000 बोरी वापस कर दो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुनाइट। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज।